क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। सरकार ने किया क्या विकास, गरीबी दूर के क्या प्रयास, देखेंगे हम विकास का सच, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। दिया तो तुमने किसको वोट, क्या वोट के बदले लिए थे नोट, अब है तुम्हारा क्या रुझान, साइकिल पंजा कमल या हाथी है निशान। हम आ रहे हैं जन जन के पास, तुम सोच लो अब किससे कराना है विकास, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं, खरी बात की बुंदेलखंड यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और हम चलते चलते अब आ गए हैं हमीरपुर ज़िले में। जी हाँ, हमीरपुर ज़िले की ये विधानसभा राठ है। राठ विधानसभा की जो विधायिका जी हैं मनीषा अनुरागी जी, जो कि हम आपको बता दें तो देखा जाए तो बुंदेलखंड में सबसे नंबर 1 पर रही हैं वोटों के मुकाबले में, कि सबसे ज़्यादा वोटों से इन्होंने ही जीत हासिल की थी। और उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दें तो ये दूसरे नंबर पर रही हैं वोटों से जीतने के मामले में। तो मैं आपसे सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी खरी बात न्यूज़ चैनल में। मैं आपको सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि विधायिका जी, जैसे कि मैंने अभी दर्शकों को बताया कि आप इतने सारे वोटों से जीती हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके यहाँ की जो जनता है वो आपसे काफ़ी उम्मीदें लगा कर बैठी होगी। तो आपको क्या लगता है, 4.5 साल का समय बीत चुका है, क्या आप उन उम्मीदों पर खरी उतर पाई हैं? देखिए, बिल्कुल सी एक जाहिर सी बात है कि जब जनता का एक मैं कहूँ एक तरफा ही मेरी जीत हुई थी, तो जब स्वाभाविक सी बात है, जब पब्लिक ने मुझे इतना अपना आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया, तो इन 4.5 सालों में मुझे लगता है मैंने उनके इस जो उनका विश्वास था, इस विश्वास को मैंने लौटाने का काम भी किया है। अपने काम के एक रूप में उन सबको जो सौगातें दी हैं, उन सब समर्पित किया है उनके इस जो उन्होंने मुझको वोट दिया था। कुछ मुख्य काम ऐसे हों जो आपने मतलब राठ विधानसभा में कराए हों, जो विकास कार्य कराए हों, उनका थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। देखिए, वैसे तो बहुत सारे काम हैं इन 4.5 सालों में जो इस राठ विधानसभा में हुए, लेकिन मैं कुछ विषय जो फोकस करूंगी उन चीज़ों पे कि इस विधानसभा में चूँकि बुंदेलखंड का एरिया हम लोग जानते हैं कि बहुत पिछड़ा एरिया था, लेकिन जब से यूपी में और केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से इस बुंदेलखंड को एक मैं कहूँ एक मुख्य भूमिका में ला करके खड़ा किया है। और ख़ासकर हमारे जनपद को भी हम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें मिली हैं। हमारे यहाँ का कहते हैं बुंदेलखंड और हमीरपुर जाना जाता था कि यहाँ पर सिर्फ गुंडों का राज होता है, माफियाओं का कब्जा है, यहाँ पर सिर्फ नदियों में खनन किया जाता है, ये सब चीज़ें रहती थी। तो इस सबको, इन सारी परिस्थितियों को बदल करके यहाँ पर एक परिवर्तन की लहर यहाँ पर जो आई है, वाकई में उस पर हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है। आप आज मुझे लगता है कि जब जनपद हमीरपुर से आप राठ आए होंगे, तो इस रोड पे अगर आप 4 साल पहले, मुझे लगता है 3 से 4 घंटे में आप राठ आ पाते, लेकिन आपने देखा होगा जब आप लोग आए हैं तो मुझे लगता है 1 से सवा घंटा आपको राठ आने में लगा होगा। तो उससे ही साफ अंतर समझ में आता है। और ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे एक डिग्री कॉलेज का यहाँ पर निर्माण चल रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारी विधानसभा से ही होकर के निकल रहा है, उससे हमारे यहाँ की बेरोज़गारी और जो पलायन होता है वो उसमें हम लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। और हमारे यहाँ चूँकि खेल की प्रतिभाएं होती हैं, उन सबको निखारने के लिए भी एक मिनी स्टेडियम का हमारे यहाँ निर्माण चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे काम किए हैं हमारी सरकार ने और हम सब लोगों ने मिल करके कि इस बुंदेलखंड को, जो छवि लोगों के मन में बन गई थी, उस छवि को निकाल करके एक अच्छा बुंदेलखंड को बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। चलिए विधायिका जी, जैसे कि आप एक महिला हैं और मैं भी एक महिला हूं, तो मैं आपसे प्रश्न रखना चाहती हूं कि आप इतनी अपने कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी लिए रहती हैं, इसमें ही आपको अपने घर को भी संभालना पड़ता होगा, घर वालों को भी, मतलब जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, उनको भी संभालना पड़ता होगा। तो ऐसे में आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर कैसे लिए हुए हैं, कैसे संभालती हैं सबको, कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, नेचुरली है, हम सब लोगों के लिए ये जिम्मेदारी एक बहुत ही टफ होती है, लेकिन कहते हैं ना कि जब परिवार का साथ होता है तो आपके लिए सब कुछ, सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ रहा है कि मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चे का, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, लेकिन मुझे उन सब का सहयोग मिलता है और बहुत अच्छे से, बहुत प्रसन्नता के साथ मैं घर के लोगों का, घर के जो भी काम मुझे करने होते हैं उनको, और बाहर के सभी कामों को करती हूँ, बहुत प्रसन्नता के साथ करती हूँ।
बताएगा जी, ऐसा भी कुछ तो होगा कि आप जैसे कि इतने वोटों से जीती हैं तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा आपसे उम्मीदें हुई होंगी और हो सकता है काफ़ी काम उसमें से ऐसे भी रह गए हों जो अभी तक नहीं हो पाए हों। तो ऐसी क्या सौगात हैं जो अब आप अगर वापस से विधायिका बनती हैं तो आप करवाएं? देखिए ऐसे मुझे लगता है बहुत कम चीज़ें ऐसी रह गई होंगी, क्योंकि इन 4.5 सालों में बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं। लेकिन ऐसा कोई भी विषय जो भी हम सबके संज्ञान में आएगा तो उन सबको मैं अगर एक बार फिर से ये जनता जनार्दन हम सबको मौका देती है तो मैं बिल्कुल विश्वास दिलाती हूँ कि आगे आने वाले समय में भी वो सारे काम को भी हम ससमय उनको पूरा करके और जनता को समर्पित करेंगे। चलिए, अब 6 महीने बचे हैं चुनाव में, कम ही बचे हैं उससे भी, तो अब आप क्या सोच रही हैं, क्या योजनाएं हैं जो धरातल पर अभी और लानी है? देखिए बहुत सारी योजनाएं जो हमारी सरकार की चलती हैं, हम लोगों को ये जिम्मेदारी है और ये हर किसी को इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो हमारा उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है, क्योंकि हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो जो भी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उन सबको हम हर एक व्यक्ति तक, हर एक घर तक पहुँचाने का काम करते हैं और हमारा हर एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर हर एक घर तक उन सभी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहा है। तो जो बेसिकली समस्याएं हैं उन सबको हम लोग हर एक जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे आगे आने वाले समय में। बताएगा जी, आते वक्त मैं 2 गांव में भी गई थी, एक विवार है और एक मुस्करा है, वहाँ पर मैं लोगों से मिली थी और उनसे बातचीत भी की थी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में रोष है भाजपा के लिए कि उनका कहना है कि जो आवास हैं वो पात्रों को नहीं दिए गए हैं, अपात्रों को दिए गए हैं और बिजली की भी व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई है। काफ़ी जगह ऐसा है कि बिजली नहीं आ रही है गाँव में अच्छी। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए आप जानते हैं कि आवास की अगर जो आपको प्रॉब्लम्स बताई गई होगी तो हम सब जानते हैं कि जो 2011 में जनगणना हुई थी तो उस जनगणना के अनुसार आप सब जानते हैं कि उस जनगणना के अनुसार ही ये आवास वितरित किए जा रहे हैं। और उस जनगणना में चूँकि सरकार हमारी नहीं थी, सरकार सपा की थी और जो जनगणना हुई उसमें ऐसे लोग भी शामिल हुए जिनके 2-2, 3-3 मंजिल के मकान हैं और उनको अपात्र थे, उनको आवास दे दिए गए हैं। तो उन सबको भी हम लोगों ने उस कमी को भी दूर करने का प्रयास किया है। आगे उन सब चीज़ों की भी, उन लोगों की भी सूची बनाई है कि जो अभी 2021 में बनी है वो सूची अब। तो उनको हम लोग नए सिरे से उनको जोड़ेंगे उसमें और उन सबको आवास दिलाएंगे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर एक व्यक्ति के ऊपर हमको छत दिलाना है, हर एक मतलब हमारा जो उद्देश्य है कि हर व्यक्ति के पास घर हो, ये हम इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं और इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। और रही बात विद्युत की समस्या की, तो हम सब देख रहे हैं, मैं तो मतलब बुंदेलखंड की जहाँ मैं रहती हूँ मैंने खुद देखा है कि 8-8 दिन हमारे यहाँ बिजली नहीं आती थी, हम लोग अंधेरे में रहते थे। तो उसमें तो बहुत अंतर आया है और हो सकता है थोड़ी बहुत समस्या कहीं की रही होगी, तो वो हम सबके संज्ञान में आएगी। तो समस्या उनका ये कहना था कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 18 घंटे गांव में बिजली आएगी, तो वो 18 घंटे की जगह उनका कहना था कि 10 से 11 घंटे ही आ रही है, आती भी है तो कट कट के आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए हो सकता है कि वर्तमान में चूंकि अभी आंधी पानी भी चल रहा है, बारिश का सीजन चल रहा है, तो कहीं ये समस्या हो सकती है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि पूरे मेरी विधानसभा में अगर कहीं भी ये समस्या आती है तो मेरे संज्ञान में आता है, उस समस्या को तुरंत ही समाधान किया जाता है। अगर आपके ज़िले और विधानसभा से हटकर देखें तो प्रदेश और देश की भी मैं थोड़ा बात करना चाहूँगी कि जो महंगाई है और बेरोजगारी है, ये 2 ऐसे मुद्दे बने हुए हैं कि बहुत ही ज़्यादा जनता इससे त्रस्त दिखाई दे रही है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि पिछले 2020 से हम सब लोग एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे थे और उन सब चीज़ों से अभी पूर्णतः निकले नहीं हैं। आप समझ सकते हैं, अभी पहली लहर हम लोगों ने पहली लहर से हम लोग निकले हैं, उसके बाद दूसरी लहर हम सब ने देखी है, अब तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, तो उस सब से भी निपटने की तैयारी हमारी सरकार ने की है। तो उसके साथ साथ हो सकता है थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो नेतृत्व हम सबके पास है, जिनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों, इन सब समस्याओं से भी हम लोग बाहर निकलेंगे और एक अच्छा प्रदेश, एक अच्छा देश आप सबको हमारी प्रधानमंत्री जी की जो आशा है उसको देने का हम काम करेंगे। चलिए, खरी बात के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहती हैं अपने प्रदेश की जनता को? मैं आपके माध्यम से सिर्फ अपने पूरे प्रदेश की, अपने क्षेत्र की और अपने विधानसभा की
जनता को मैं कहना चाहूँगी कि आप सब लोगों ने जो 2014 में और उसके बाद 2017 में, उसके बाद 2019 में जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जताया था, उसी विश्वास के साथ हम सब लोग काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में भी मैं ये भरोसा दिलाऊंगी कि जिस विश्वास के साथ आप लोग अपने जनप्रतिनिधि चुनेंगे, उस विश्वास के साथ वो सभी जनप्रतिनिधि आगे काम भी करेंगे और आप सबकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। चलिए, तो ये थी हमारे साथ खरी बात के साथ मनीषा अनुरागी जी, जो कि राठ विधानसभा से विधायक हैं और अब फिर से चुनाव आने वाले हैं 2022 में। फिर से हम बहुत बहुत उम्मीद करते हैं कि जो जनता होगी वो सही प्रत्याशी को वोट करेगी और इस विधानसभा से फिर से एक बार विजयी बनाएगी। जैसा कि हमने देखा है कि एक तरफा जीती थी विधायिका जी, तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्रत्याशी ही जीतेगा और ऐसे ही किसी जनप्रतिनिधि से फिर आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।